Hi everyone, my name is Lalit Bhushan Paswan and I am a practicing lawyer at High Court of छत्तीसगढ़ बिलासपुर। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है जुडिशियल आउटलुक। ये चैनल जुडिशरी का नज़रिया बताता है अलग अलग सब्जेक्ट मैटर पर। सुप्रीम कोर्ट ने पास्ट में और प्रेजेंट में ऐसे बहुत से जजमेंट्स दिए हैं जिसका प्रभाव सोसाइटी पे बहुत अच्छा है और हमारा उद्देश्य है जो जुडिशरी ने कहा है, जो उनका नज़रिया है, आपके सामने रखना ताकि आप भी अवेयर हो सकें। आज मैं बात करूंगा सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के बारे में। ऐसा नहीं है कि सेक्शन 138 पे पहले बातें नहीं हुई हैं, लेकिन आज इस पे बात करना जरूरी इसलिए है क्योंकि इससे संबंधित सुप्रीम कोर्ट ने 1 मार्च 2021 को एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट दिया है, जिससे हमको ये मालूम चला है कि सेक्शन 138 के अंदर जो भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग होती है उसका नेचर क्या है। तो चलिए जानते हैं कि व्हाट इज द नेचर ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से आप और मैं क्या समझते हैं? सिंपल भाषा में चेक बाउंस, चेक अनादरण। आपको किसी ने चेक दिया, आपने बैंक में लगाया, वो चेक बाउंस हो गया और जैसे ही वो बाउंस हुआ आपने 138 के तहत क्रिमिनल कोर्ट में क्रिमिनल प्रोसीडिंग उसके खिलाफ स्टार्ट कर दी। एक सिंपल भाषा में कि चेक बाउंस होता क्या है और उसी से रिलेटेड होता है सेक्शन 138। लेकिन यहां पर मुद्दा ये नहीं है कि सेक्शन 138 क्या बोलता है, यहां पर मुद्दा ये है कि सेक्शन 138 का ऑब्जेक्टिव क्या है और उसके अंदर जो प्रोसीडिंग होती है उसका नेचर क्या है। सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग होती है, इसको लेकर भारत में जितने भी हाई कोर्ट हैं उनका अपना एक ओपिनियन है। कुछ हाई कोर्ट मानते हैं कि सेक्शन 138 के अंतर्गत जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग होती है वो प्योर क्रिमिनल प्रोसीडिंग होती है, लेकिन कुछ हाई कोर्ट मानते हैं कि वो प्योर क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं होती है, वो कॉसी क्रिमिनल प्रोसीडिंग होती है। तो ये जब डिस्प्यूट, इस सब्जेक्ट पे जब डिस्प्यूट सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने इस डिस्प्यूट को फाइनली सॉल्व करते हुए 1 मार्च 2021 को पी मोहन राज एंड अदर्स वर्सेस शाह ब्रदर इस्पात प्राइवेट लिमिटेड में कुछ ऑब्जर्वेशन दिए। उस ऑब्जर्वेशन के हिसाब से जो ये डिस्प्यूट है वो सॉल्व हुआ। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने पी मोहन राज वर्सेस शाह ब्रदर्स इस्पात प्राइवेट लिमिटेड में जो ऑब्जर्वेशन लिए सेक्शन 138 के नेचर को लेकर, उससे संबंधित एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो ये है, वेदर द इंस्टीट्यूशन और कंटिन्यूएंस ऑफ अ प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कैन बी सेड टू बी कवर्ड बाय द मोरेटोरिज्म प्रोविजन, नेमली सेक्शन 14 ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। सुप्रीम कोर्ट ने इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं उनका बहुत बारीकी से एनालिसिस किया। उसी एनालिसिस के समय सुप्रीम कोर्ट के सामने ये क्वेश्चन आया कि भाई जो चैप्टर 17 है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का, उसके अंतर्गत जो भी प्रोसीडिंग होती है उसका नेचर क्या है। तब बात आई सेक्शन 138 की। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑब्जर्व किया कि द प्रोसीडिंग विच इज कंडक्टेड अंडर सेक्शन 138 इन अ क्रिमिनल कोर्ट इज क्वासी क्रिमिनल इन नेचर। सिंपल भाषा में बोले तो सेक्शन 138 के अंदर जो भी प्रोसीडिंग होती है वो क्वासी क्रिमिनल इन नेचर होती है और इसी तरीके से इस डिस्प्यूट को सॉल्व किया गया। कुछ हाई कोर्ट जो बोलते थे कि प्योर क्रिमिनल प्रोसीडिंग है, लेकिन ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली स्टैब्लिश कर दिया कि सेक्शन 138 के तहत जो प्रोसीडिंग होती है वो कॉसी क्रिमिनल प्रोसीडिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत जो प्रोसीडिंग होती है उससे संबंधित जो प्रिंसिपल स्टैब्लिश किए हैं उसके पीछे कुछ कारण हैं। उन कारणों को मैं बहुत आसान तरीके से आपको बताता हूं। पहला कारण, आपने सेक्शन 138 पढ़ा होगा जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है लीगली एनफोर्सेबल डेट एंड अदर लायबिलिटी। ऐसे ऋण
जो लॉ द्वारा एनफोर्सेबल हो। तो ऋण ये किसका सब्जेक्ट मैटर है? ये सिविल सूट का सब्जेक्ट मैटर है, सिविल लायबिलिटी से रिलेटेड है। अब यहां समझिएगा कि भाई जो ऋण है उसके एवज में जो चेक दिया जाता है, अगर वो चेक बाउंस हो जाता है तो चेक अनादरण का अपराध कायम होता है। तो एक तरफ सिविल लायबिलिटी है और एक तरफ अगर उस सिविल लायबिलिटी को आप पूरा नहीं करते हो और चेक बाउंस होता है तो पिनल प्रोविजन है। अब पिनल प्रोविजन किस तरीके से है कि भाई आपको कारावास भी हो सकता है और साथ में फाइन भी होगा। और फाइन किस रूप में है कि भाई जो चेक में वर्णित अमाउंट है उसका दुगुना आपको मिलेगा। और सिविल कोर्ट में, सिविल सूट में क्या होता है, मनी रिकवरी सूट में क्या होता है कि आपको प्रिंसिपल अमाउंट तो मिलता ही मिलता है, साथ में इंटरेस्ट भी मिलता है। और यहां उसका रूप इस तरीके से है कि भाई चेक में वर्णित अमाउंट आपको मिलता ही है, लेकिन चेक में वर्णित अमाउंट का दुगना जो होता है, जैसे फॉर एग्जांपल चेक में 90,000 वर्णित है तो उसका दुगना फाइन के रूप में कोर्ट अलॉट करेगी, जो होगा 1,80,000। तो मूलधन तो निकल आया, साथ में ब्याज और कॉस्ट भी मिल गया। तो इस तरीके से आपने समझा कि किस तरीके से 138 के अंदर में सिविल और क्रिमिनल से रिलेटेड टॉपिक्स पूरी तरीके से कवर किए गए हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने पहला कारण यह दिया कि सिविल लायबिलिटी अगर पूरी नहीं होती है 138 के तहत तो वो एक ऑफेंस का रूप लेती है। इससे हमें क्या समझ में आता है कि सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का जो ऑब्जेक्टिव है वो एक्यूज्ड को सजा देना नहीं है, जो विक्टिम है उसको कंपनसेट करना है, किसी भी तरीके से विक्टिम को ऋण में दी गई राशि वापस मिले, ये मेन ऑब्जेक्टिव है। अब आते हैं दूसरे कारण में। सेक्शन 138 से रिलेटेड एक सेक्शन है जिसको बोलते हैं सेक्शन 142 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। ये सेक्शन क्या बोलता है? No court is to take cognizance of an offense under section 138 except on a complaint made by the payee or holder in due course of a check that is victim। सिंपल भाषा में समझें कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास चेक बाउंस से संबंधित जो अपराध हुआ है उसका संज्ञान सुमोटो कभी नहीं लेगा। और कब लेगा संज्ञान? जब परिवादी खुद परिवाद पत्र उस न्यायालय में फाइल करेगा। और परिवाद पत्र को कब फाइल करेगा? जब परिवाद पत्र को फाइल करने का परिवाद कारण उत्पन्न होगा, दैट इज कॉज ऑफ एक्शन। अब कॉज ऑफ एक्शन कब अराइज होता है? जब चेक बाउंस होता है। चेक बाउंस से संबंधित आप नोटिस भेजते हो एक्यूज्ड को और एक समय देते हो कि आपको 15 दिन के अंदर चेक में वर्णित राशि वापस करनी है। अगर वो 15 दिन के अंदर चेक में वर्णित राशि वापस नहीं करता है तो उस समय कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है। अब आप समझिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं कॉज ऑफ एक्शन। ये जो कॉज ऑफ एक्शन, ये जो आपको सामने बोल रहा हूं बार बार मैं, ये सिविल सूट से संबंधित है और ये क्रिमिनल केस के लिए नया है। जनरली आप सीआरपीसी में कहीं नहीं पाएंगे कॉज ऑफ एक्शन। जो ये स्टैब्लिश करता है कि सेक्शन 138 के अंदर सिविल और क्रिमिनल दोनों एलिमेंट मौजूद हैं। इसीलिए सेक्शन 138 के अंदर जो भी प्रोसीडिंग होती है उसका नेचर कॉसी क्रिमिनल होता है और इसी को सुप्रीम कोर्ट ने प्रमाणित किया है, इस्टेब्लिश्ड किया है। अगर हम बात करें और भी सेक्शंस की, जैसे कि सेक्शन 144 जो बोलता है मोड ऑफ सर्विस ऑफ समन, और किस तरीके से, जिस तरीके सिविल केसेस में होता है उस तरीके से आप समन का सर्विस करेंगे सेक्शन 138 से रिलेटेड परिवाद पत्र में भी। उसके बाद अगर हम देखें सेक्शन 145 को, सेक्शन 145 क्या बोलता है कि अगर परिवादी को साक्ष्य देना है तो वह शपथ पत्र के आधार पर साक्ष्य देगा, और शपथ पत्र के आधार पर साक्ष्य कहां दिया जाता है? सिविल कोर्ट में। तो ये कुछ मुख्य कारण थे जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्धारित किया, यह स्टैब्लिश किया कि सेक्शन 138 के अंदर जो भी प्रोसीडिंग होती है उसका नेचर होता है कॉसी क्रिमिनल इन नेचर। जैसे कि हमने समझा सुप्रीम कोर्ट का क्या नजरिया है सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को लेकर, क्लियरली स्टैब्लिश्ड हो गया कि जो प्रोसीडिंग होती है वो सेमी सिविल और सेमी क्रिमिनल होती है। आप हमारे YouTube चैनल से बने रहें। जो भी वीडियो हम बनाते हैं सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को लेकर,
जल्द से जल्द आपके पास पहुंच सके, इसलिए प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग अस।